सेना के एक प्रभावशाली अधिकारी के बेटे ने उसके बेटे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उस नर्क में पहली महिला जनरल, उसकी मां, उतरती है। बेटे के बदले के लिए शुरू हुई यह जंग सेना के भीतर गहरे बैठे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक खूनी संघर्ष में बदल जाती है। बेटे को छूने वालों की सत्ता और जिंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली एक फौलादी दिल रखने वाली मां का क्रूर और रोमांचक न्याय शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। भारतीय सेना की मेजर जनरल अंजलि सिंह राठौड़, उनके नाम के आगे हमेशा पहली शब्द लगता था। पहली महिला इन्फेंट्री बटालियन कमांडर, पहली महिला ब्रिगेड कमांडर और आखिरकार सीमा पर तैनात इन्फेंट्री डिवीजन की पहली महिला कमांडर बनने वाली एक महान शख्सियत। सेना के भीतर उन्हें लौ दुर्गा कहा जाता था। यह इस बात का सम्मान था कि वह किसी भी संकट में कभी नहीं झुकती, बल्कि उस आग में तपकर और भी मजबूती से उभरती थी। उनका दफ्तर किसी भी तरह की शान शौकत से दूर था। एक बड़ा सा ऑपरेशनल नक्शा, सेना से जुड़ी कई किताबें और करीने से सजी फाइलें उनके व्यक्तित्व को दर्शाती थी। खिड़की के बाहर ऊंचे पहाड़ों के बीच कंटीली बाट धुंधली सी दिख रही थी। यह उनके देश की सीमा थी, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उनके लिए एक सैनिक के जीवन जितना ही महत्वपूर्ण एक और नाम था, मां। 20 साल पहले व्यस्त जीवन के बीच चमत्कार की तरह उन्हें एक बेटा मिला, विक्रम। विक्रम उनकी एकमात्र कमजोरी और उनके जीने का सबसे बड़ा कारण था। जिस दिन विक्रम सेना में भर्ती हुआ, अंजलि जानबूझकर उसे देखने नहीं गई। एक डिवीजन कमांडर के रूप में उन्हें अनगिनत सैनिकों की भर्ती की निगरानी करनी थी, लेकिन अपने ही बेटे को वर्दी में देखने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाई। उन्हें डर था कि बेटे के प्रति मां का प्यार एक कमांडर के रूप में उनके ठंडे और तर्कसंगत फैसलों पर असर डाल सकता है। इसलिए उन्होंने खुद पर और भी सख्त लगाम लगा रखी थी। विक्रम ने अपनी मां से कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उसने शांति से लेकिन किसी से भी ज्यादा मजबूत नजरों से उन्हें सलाम किया और ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हो गया। वह अपनी मां का बेटा था। यह एक सामान्य दोपहर थी। अंजलि अपनी डिवीजन की यूनिटों की साप्ताहिक ट्रेनिंग रिपोर्ट देख रही थी जब उनके डेस्क पर रखा इंटरकॉम बजा। मैम, एक अनरजिस्टर्ड नंबर से आपके बेटे का फोन आया है, क्या मैं कनेक्ट करूं? अंजलि एक पल के लिए रुक गई। ट्रेनिंग पूरी करके यूनिट में पोस्टिंग मिलने के बाद विक्रम ने कभी भी सीधे उन्हें फोन नहीं किया था, सिवाय तय समय पर हालचाल पूछने के। उनके दिल में एक अनजानी सी आशंका दौड़ गई। कनेक्ट करो। रिसीवर उठाते ही घरघराहट की आवाज के साथ विक्रम की जानी पहचानी लेकिन अजीब सी आवाज सुनाई दी। मां, मैं विक्रम बोल रहा हूं। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जैसे कोई बहुत देर तक रोया हो या चीखा हो। तो बात, विक्रम, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? कुछ नहीं मां, बस आपकी आवाज सुनने का मन किया। यह झूठ था। अंजलि ने तुरंत पहचान लिया। विक्रम की आवाज के पीछे एक दबी हुई सी शोर सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में गाली दे रहा हो और कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। उनका दिल बैठ गया। विक्रम, तुम अभी कहां हो? तुम्हारे साथ कोई है? नहीं, मैं अकेला हूं। अचानक विक्रम की एक छोटी सी चीख के साथ फोन के उस पार से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई सख्त चीज दीवार से टकराई हो। इसके बाद एक अजनबी आवाज तीखेपन से बोली, ए विक्रम, ठीक से बात नहीं कर सकता? मां से रोना धोना लगा रखा है? हैं? नहीं साहब। विक्रम की घबराई हुई आवाज आई और फिर एक और धम्म की डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ी। फोन काट साले, जब प्यार से बोल रहा हूं। मां, मैं। और फोन कट गया। अंजलि हाथ में रिसीवर लिए मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। कुछ सेकंड की खामोशी। उनके दिमाग में वह बातचीत और आवाजें हजारों बार गूंज रही थीं। विक्रम की दबी हुई आवाज, जबरदस्ती कहा गया सब ठीक है, और उस सब को कुचल देने वाली अजनबी आवाज और हिंसा का शोर। उन्होंने धीरे से रिसीवर नीचे रखा। उनके फौलादी चेहरे पर दरारें पड़ने लगी थीं। रिपोर्ट जांचने वाली ठंडी कमांडर की आंखें गायब हो चुकी थी और उनकी जगह एक निराश मां की आंखें थीं, जिनमें एक शेरनी की चमक थी। वह अपनी कुर्सी से एकदम खड़ी हो गई। ईडीसी, तुरंत अंदर आओ। दरवाजा खुला और एक युवा कैप्टन चुस्ती से अंदर आया। यस मैम, आज दोपहर के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। इमरजेंसी है। मेरी गाड़ी तुरंत गेट पर तैयार करो। हमें 9वीं ब्रिगेड की 5वीं बटालियन जाना है। एडीसी की आंखें फैल गईं। 5वीं बटालियन, यह वही यूनिट थी जहां कमांडर का बेटा तैनात था। मैम, क्या हुआ? मेरे बेटे को कुछ हुआ है। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक के नीचे सब कुछ जला देने वाला लावा उबल रहा था। उन्होंने कमांड स्टिक की जगह कार की चाबी उठाई। अब से यह डिवीजन कमांडर अंजलि का नहीं, बल्कि मां अंजलि का समय था। अपने देश की सीमा की बजाय अपने बेटे की ओर जाने वाले रास्ते पर वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू करने जा रही थी। डिवीजन कमांडर की गाड़ी एक दहाड़ते हुए शेर की तरह हेडक्वार्टर से बाहर निकली। अंजलि पिछली सीट पर बैठी, एक सख्त चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी।
गहरे हरे रंग की सेना की गाड़ी डामर को निगलती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ और साइन बोर्ड धुंधले होकर गुजर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके दिमाग में बस फोन के उस पार से आई बेटे की दर्द भरी चीख और हिंसा का शोर गूंज रहा था। वह एक छोटी सी चीख, वह सिर्फ एक चीख नहीं थी, वह अप्रत्याशित दर्द से दम घुटने की आवाज थी, स्वाभिमान के टूटने की आवाज थी। अंजलि ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उनके नाखून हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन दिल में उठ रहे दर्द के आगे यह कुछ भी नहीं था। एडीसी कैप्टन प्रकाश ने रियर व्यू मिरर से अंजलि के चेहरे को देखा। आमतौर पर वह कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाती थी। ऑपरेशन फेल होने पर भी या किसी जूनियर को डांटते समय भी उनकी आवाज और चेहरा हमेशा फौलाद की तरह सख्त और ठंडा रहता था, लेकिन अब उनके चेहरे पर छिपा न सकने वाला गुस्सा और गहरी चिंता एक साथ दिख रही थी, जैसे किसी तूफान से पहले का आसमान हो। मैम, क्या मैं 5वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को पहले से सूचित कर दूं? ड्राइवर सीट से कैप्टन प्रकाश ने धीरे से पूछा। एक डिवीजन कमांडर का बिना बताए किसी यूनिट का दौरा करना बहुत ही असामान्य बात थी, और अगर वजह उनका बेटा हो तो पूरी यूनिट में हड़कंप मचना तय था। अंजलि कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं, किसी को फोन मत करना, यह मेरा एक अनौपचारिक दौरा है। मैं एक कमांडर के तौर पर नहीं, बल्कि एक सैनिक की मां के तौर पर जा रही हूं। उनकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। कैप्टन प्रकाश ने और कुछ नहीं पूछा और चुप हो गया। उसे एहसास हो गया था कि वह एक बड़े तूफान के केंद्र में जा रहा है। गाड़ी की खिड़की से बाहर जाने पहचाने नजारे गुजर रहे थे। यह वही सड़क थी जिस पर विक्रम के सेना में भर्ती होने से पहले वे आखिरी बार ड्राइव पर गए थे। उस दिन विक्रम आगे की सीट पर बैठा सेना को लेकर अपने डर और उत्साह के बारे में बात कर रहा था। मां, मैं वहां ठीक से कर पाऊंगा ना? कहीं आपके नाम पर धब्बा तो नहीं लगा दूंगा? अंजलि ने तब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, विक्रम, तुम मेरे बेटे होने से पहले इस देश के नागरिक हो। एक सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। मां के नाम की चिंता मत करना, बस कभी कायरों की तरह मत जीना। किसी भी हाल में एक ऐसा इंसान बनना जो खुद से नजरें मिला सके। यह कहते हुए उनकी आवाज कितनी ठंडी और कठोर लगी होगी। बेटा तो बस एक प्यार भरा प्रोत्साहन चाहता था। अंजलि ने अफसोस के साथ अपने होंठ काट लिए। कायरों की तरह न जीने की सीख दी, लेकिन जब उनका अपना बेटा अन्याय का शिकार हो रहा था तब उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जल्द ही गाड़ी 5वीं बटालियन के गेट के सामने रुक गई। पत्थर पर लिखा, देश मुझ पर विश्वास करता है, शब्द आज उनकी आंखों में चुभ रहा था। गेट पर ड्यूटी दे रहे 2 सैनिक एक डिवीजन कमांडर की गाड़ी देखकर घबराकर भाग गया। जय हिंद, आप कौन? सलामी देने की तैयारी कर रहे हवलदार ओम प्रकाश की बात पूरी होने से पहले ही अंजलि गाड़ी से उतर गई। उन्होंने जनरल के रैंक और प्रतीक चिन्ह हटा दिए थे और सामान्य कपड़ों में थी। बिना मेकअप वाला चेहरा, कसकर बंदे बाल और एक साधारण जैकेट। कोई भी उन्हें देखकर एक सामान्य अधेड़ उम्र की महिला ही समझता। हवलदार ओम प्रकाश हैरान था। एक जनरल की गाड़ी से एक आम महिला उतरी थी। उसने शक भरी नजरों से अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा। किससे मिलना है? अभी मिलने का समय नहीं है। नियम के अनुसार आपको वीकेंड पर अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा। आवाज सख्त और अधिकारपूर्ण थी, नियमों का पालन करने वाली, लेकिन इंसानियत से कोसों दूर। जरूरी काम है, मुझे सिपाही विक्रम सिंह राठौड़ से मिलना है। अंजलि ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा। हवलदार हंसा। मैडम, आपको पता भी है ये कौन सी जगह है? सेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर किसी का काम जरूरी होता है। हर कोई अपने बच्चे से मिलना चाहता है, लेकिन वे सब नियमों का पालन करते हैं। वापस जाइए, बच्चों का खेल नहीं है। यह बात अंजलि के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गई। एक मां जो इस डर से दौड़ी आई थी कि उसका बेटा हिंसा का शिकार हो रहा है, उसे वह नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देकर अपमानित कर रहा था। अंजलि की आंखें ठंडी हो गईं। नियम? ठीक है, तो फिर मुझे भी नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने अपनी जैकेट की भीतरी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और हवलदार की आंखों के सामने कर दिया। नीले रंग के कार्ड पर 2 चमकते अशोक स्तंभ, मेजर जनरल के रैंक के साथ मेजर जनरल अंजलि सिंह राठौड़, जीओसी, 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन शब्द हवलदार की आंखों में समा गए। हवलदार का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सांस लेना भूल गया था और बस अपनी आंखों को मलते हुए पहचान पत्र और अंजलि के चेहरे को बारी बारी से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने अभी मैडम कहकर अपमानित किया था, वह उसकी अपनी डिवीजन की सर्वोच्च कमांडर थी। हवलदार ओम प्रकाश। अंजलि ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में उसका नाम लिया। तुम्हें 5 मिनट देता हूं। तुरंत अपने सीओ साहब को मेरे आने की सूचना दो और सिपाही विक्रम सिंह राठौड़ को यहां गेट पर लेकर आओ। अगर 5 मिनट में मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ तो यह मान लेना कि आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन है, समझे? हवलदार डर से कांपते हुए, लगभग चीखते हुए बोला, जय हिंद। समझ गया मैं। वह हड़बड़ी में गेट के अंदर भागा। फोन उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। गेट पर जमी हुई खामोशी के बीच अंजलि अकेली खड़ी रही।
उनके पीछे कैप्टन प्रकाश ने अपना थूक निकला। लौ दुर्गा ने आखिरकार अपने पंख फैला दिए थे और उन पंखों की फड़फड़ाहट से उठने वाला तूफान बस शुरू ही हुआ था। हवलदार ओम प्रकाश के हड़बड़ी में जाने के बाद गेट पर भारी खामोशी छा गई। अंजलि बिना हिले डुले मजबूती से खड़ी रही। उनकी नजरें यूनिट के अंदर जाने वाली सड़क के अंत पर टिकी थी, जैसे कि उनके पास कोई दिव्य दृष्टि हो। वो उस सड़क के पार अपने बेटे की छवि को देखने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गेट के आसपास का माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। पहले जो संतरी हैरान होकर उन्हें देख रहे थे, अब वे भी नजरें झुकाए खड़े थे। डिवीजन कमांडर इस नाम का वजन कल्पना से परे था। एक आम सैनिक के लिए अपने पूरे सेवा काल में एक बार भी उनसे मिलना मुश्किल था, और वही हस्ती आज बिना किसी सूचना के सभी कमांडरों को दरकिनार कर सीधे गेट पर आ खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद तेज रफ्तार से आती हुई एक सेना की जीप के इंजन की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। गाड़ी गेट के सामने तेजी से रुकी और धूल के शांत होने से पहले ही ड्राइवर और बगल की सीट से दो अधिकारी लगभग लुढ़कते हुए बाहर निकले। एक अधेड़ उम्र के कर्नल और एक युवा कैप्टन। वे 7वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय वर्मा और विक्रम की कंपनी के कमांडर कैप्टन सुमित चौहान थे। उन्हें न जाने क्या खबर मिली थी। वे डरे हुए चेहरों के साथ अंजलि की ओर दौड़े। जय हिंद सीओ कर्नल अजय वर्मा, मैम को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। कंपनी कमांडर कैप्टन सुमित चौहान। उनकी दमदार सलामी की आवाज गेट पर गूंजी, लेकिन उनकी आवाजें डर से कांप रही थी। अंजलि ने उनकी सलामी का जवाब दिए बिना ठंडी नजरों से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोग इस यूनिट के कमांडर हो? जी मैम। लेकिन मैम, आप बिना किसी सूचना के? कर्नल अजय वर्मा ने पसीना पोंछते हुए पूछा। उसकी आंखें बेचैनी से भटक रही थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का व्यवहार था जो कुछ छिपा रहा हो। मेरा बेटा सिपाही विक्रम सिंह राठौड़ कहां है? अंजलि की आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस तथ्यों की पुष्टि करने वाली एक मशीनी आवाज। उनके सवाल पर कर्नल वर्मा और कैप्टन चौहान के चेहरे एक पल के लिए सख्त हो गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर कैप्टन चौहान ने आगे बढ़कर कहा, सिपाही विक्रम, वह इस समय एमआई रूम में आराम कर रहा है। मैम, कल शाम को स्पोर्ट्स के दौरान उसका पैर मुड़ गया था। कोई बड़ी चोट नहीं है, बस हल्का सा मोच है। आराम करने से जल्दी ठीक हो जाएगा। यह एक बहुत ही सहज और पहले से तैयार किया हुआ जवाब था। अंजलि के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। फोन पर सुनाई दी आवाज किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं थी जिसका टखना मुड़ गया हो। स्पोर्ट्स के दौरान पैर मुड़ गया? जी मैम। वो थोड़ा ज्यादा जोश में था, इसलिए शायद थोड़ा जोर लगा दिया। चिंता की कोई बात नहीं है, कैप्टन चौहान ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। अंजलि ने फैसला किया कि उनके झूठ को और सुनने का कोई मतलब नहीं है। बहुत हुआ, सिपाही विक्रम को तुरंत मेरे सामने लाओ। लेकिन मैम, उसे अभी आराम की जरूरत है। कर्नल वर्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसी पल अंजलि की आंखें तलवार की तरह तेज हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे राय मांग रही हूं? यह एक आदेश है। अगर 1 मिनट के अंदर मेरा बेटा यहां नहीं आया तो तुम दोनों न केवल अपनी कमांड खो दोगे, बल्कि कोर्ट मार्शल के लिए भी तैयार रहना। उनकी आवाज में बिना किसी हिचकिचाहट के एक परम अधिकार था। कर्नल वर्मा और कैप्टन चौहान अब और कुछ नहीं कह सके और सख्त चेहरों के साथ एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में लाचारी और अब सब खत्म हो गया वाली निराशा साफ दिख रही थी। कैप्टन चौहान ने तेजी से अपना वॉकी टॉकी निकाला और कहीं बात करने लगा। उसकी आवाज लगभग रोने जैसी थी। ज्यादा समय नहीं बीता, यूनिट के अंदर से 2 सैनिकों के सहारे लंगड़ाता हुआ एक सिपाही आता दिखाई दिया। अंजलि का दिल धक से रह गया और सीधे जमीन पर आ गिरा। दूर से भी वह पहचान सकती थी, वह उनका बेटा विक्रम था। लेकिन विक्रम की हालत अजीब थी। कैप्टन चौहान की रिपोर्ट के अनुसार उसके टखने में चोट होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने पैरों पर ठीक से चल रहा था। इसके बजाय उसका आधा चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था और होंठ फटे हुए थे जिन पर खून जमा हुआ था। वर्दी के ऊपर से दिख रही उसकी गर्दन पर गहरे नीले रंग के चोट के निशान थे। अंजलि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच में उनका बेटा था? क्या यह वही बेटा था जो सिर्फ 1 महीने पहले एक मजबूत और स्वस्थ रूप में ट्रेनिंग सेंटर से निकला था? विक्रम ने गेट पर अपनी मां को देखा और वहीं रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। फिर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। उसने डेज़ेस्पेरेमेंट आंसू रोकने की कोशिश की और अपने होंठ काट लिए, लेकिन उसके कंधे कांप रहे थे। अंजलि धीरे धीरे अपने बेटे की ओर बढ़ी। हर कदम पर उन्हें लग रहा था जैसे जमीन धंस रही हो। बेटे का सूजा हुआ चेहरा, डर और दुख से भरी आंखें और अपनी मां को देखकर भी पास आने में हिचकिचाता हुआ उसका दयनीय रूप उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। आखिरकार अपने बेटे के सामने पहुंचकर अंजलि कुछ नहीं कह सकी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ से बेटे के सूजे हुए गाल को धीरे से सहलाया। बेटे की त्वचा आग की तरह गर्म थी। मां। विक्रम के मुंह से बस यही एक शब्द निकला। उस पल
अंजलि को लगा कि पिछले कई सालों से उन्हें एक फौलादी कवच की तरह घेरे हुए सब कुछ टूटकर बिखर गया है। उन्होंने बिना कुछ कहे बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। बेटे का शरीर एक सूखी टहनी की तरह कांप रहा था। उनकी वर्दी पर गर्म आंसू फैलने लगे। उन्होंने सिर उठाकर विक्रम के पीछे खड़े कर्नल अजय वर्मा और कैप्टन सुमित चौहान को घूरा। उनके चेहरे पहले ही सफेद पड़ चुके थे। उन्हें देर से ही सही पर एहसास हो गया था कि वे किसी डिवीजन कमांडर से नहीं बल्कि एक ऐसी शेरनी से भिड़ गए हैं जो अपने बच्चे को खोने के कगार पर है। टखने में मोच, तुमने कहा था। अंजलि की आवाज नर्क की गहराइयों से आती हुई लग रही थी, नीची और ठंडी। अब नकाब उतर चुका था। अब खून की कीमत चुकाने का समय था। बेटे को कमांड व्हीकल की पिछली सीट पर बिठाने के बाद अंजलि ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। वह सहज रूप से जानती थी कि विक्रम को इस समय पूछताछ की नहीं बल्कि पूर्ण आराम की जरूरत है। उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर बेटे के कांपते कंधों पर डाल दी। विक्रम अपनी मां के सीने से लगकर एक बच्चे की तरह चुपचाप आंसू बहाता रहा। उन आंसुओं में पिछले एक महीने का दर्द, डर और आखिरकार राहत मिली हुई थी। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। कर्नल अजय वर्मा और कैप्टन सुमित चौहान डरे हुए चेहरों के साथ गाड़ी के पास अटेंशन में खड़े थे। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई कैदी अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा हो। कैप्टन प्रकाश, अंजलि ने धीरे से पुकारा। जी मैम। आगे की सीट पर बैठा ईडीसी तनाव भरी आवाज में बोला, तुरंत डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और मेडिकल यूनिट को यहां भेजो। मिलिट्री पुलिस को इस यूनिट को पूरी तरह से सील करने और सभी संबंधित लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दो और मेडिकल यूनिट को एक इमरजेंसी मेडिकल हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कहो। मेरे बेटे को यहां के किसी नजदीकी अस्पताल में नहीं बल्कि सीधे दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल R&R में ले जाया जाएगा। उनकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। उनके दिमाग में आगे होने वाली हर चीज की योजना बन चुकी थी। यह सिर्फ यूनिट में हुई मारपीट की घटना नहीं थी, यह एक गंभीर अपराध था जिसे कमांडरों ने संगठित रूप से छिपाने की कोशिश की थी। इसका मतलब था कि इस यूनिट के MI रूम पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। ठीक है मैम। कैप्टन प्रकाश ने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला और निर्देश देना शुरू कर दिया। यह देखकर कर्नल अजय वर्मा का चेहरा राख जैसा हो गया। डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और मेडिकल हेलीकॉप्टर, उसे एहसास हो गया था कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। मैम कृपया पुनर्विचार करें। हम इस मामले को अपने स्तर पर। कर्नल वर्मा ने हड़बड़ी में कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसकी बात ठंडेपन से काट दी। चुप रहो, तुम्हें अब कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरी और कर्नल अजय वर्मा और कैप्टन सुमित चौहान की ओर बढ़ी। दोनों कमांडर अनजाने में ही पीछे हट गए। वे अंजलि की गुस्से से जलती आंखों का सामना नहीं कर सके। तुम लोगों ने मेरे बेटे की यह हालत देखकर भी कहा कि उसके टखने में मोच है। वो हमें जो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट किससे मिली तुम्हें यह झूठी रिपोर्ट? और क्या तुम लोगों ने मेरे बेटे का चेहरा खुद देखा भी था? अंजलि के सवालों का दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर झुकाए बस अपने होंठ चबाते रहे। ठीक है, तो अब मैं खुद पुष्टि करूंगी। अंजलि बिना किसी हिचकिचाहट के MI रूम की ओर चल पड़ी। कर्नल वर्मा और कैप्टन चौहान घबराए हुए उनके पीछे पीछे भागे। यूनिट के सैनिक दूर से ही सांस रोके ये सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर के साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। सड़े हुए घाव को काटने वाला सर्जन आखिरकार आ चुका था। MI रूम यूनिट के एक कोने में एक पुरानी इमारत में था। दरवाजा खोलते ही कीटाणुनाशक की गंध के साथ एक तीखी फफूंद लगी गंध नाक में घुसी। MI रूम में मौजूद एक मेडिकल असिस्टेंट और आर्मी डॉक्टर अचानक एक डिवीजन कमांडर को देखकर चौंक कर खड़े हो गए। अंजलि ने उनकी सलामी की परवाह किए बिना सीधे सिपाही विक्रम सिंह राठौड़ की मेडिकल रिपोर्ट लाने का आदेश दिया। डॉक्टर ने कांपते हाथों से फाइलों में से एक चार्ट निकालकर उन्हें दिया। मरीज सिपाही विक्रम सिंह राठौड़, बीमारी दाहिने टखने में मोच, उपचार कोल्ड कंप्रेस और आराम की सलाह। मेडिकल रिपोर्ट कैप्टन सुमित चौहान की रिपोर्ट से शब्दशः मेल खाती थी। अंजलि ने चार्ट नीचे रखा और डॉक्टर को तीखी नजरों से देखा। युवा डॉक्टर उनकी नजरों से बचते हुए सिर झुकाए खड़ा रहा। तुम डॉक्टर हो? जी मैम, मैं कैप्टन डॉ ओझा हूं। अगर तुम डॉक्टर हो तो तुमने मरीज की हालत अपनी आंखों से देखी होगी। मेरे बेटे के चेहरे और शरीर पर लगे घाव तुम्हें नहीं दिखे? वो मरीज ने खुद कहा कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। सीढ़ियों से गिरने पर क्या सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा इतना सूज जाता है और गर्दन पर ही चोट के निशान आते हैं? और जिसका टखना मुड़ा हो उसे तुमने दर्द निवारक क्यों दिया? अंजलि ने चार्ट के एक कोने में छोटे अक्षरों में लिखी दवा के नाम की ओर इशारा किया। पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। यह एक नशीला दर्द निवारक था जिसे सामान्य मोच में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसका इस्तेमाल फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद होने वाले गंभीर दर्द को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। डॉक्टर का चेहरा नीला पड़ गया। वो दर्द ज्यादा था इसलिए? झूठ, अंजलि ने ठंडेपन से कहा। उन्होंने पहले मेडिकल कोर में काम किया था, इसलिए उन्हें दवाओं के बारे में अच्छी जानकारी थी।
पैथिडीन एक ऐसी दवा थी जिसके नशे की लत के खतरे के कारण सेना में इसका उपयोग सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। एक साधारण मोच वाले मरीज को यह दवा देना इस बात का सबूत था कि मरीज की वास्तविक स्थिति कितनी गंभीर थी। यह साफ था कि किसी ने गंभीर दर्द से करा रहे बेटे का मुंह बंद करने और उसे बाहरी अस्पताल जाने से रोकने के लिए जबरदस्ती यह दवा दी थी। एक्स रे फिल्म लाओ। डॉक्टर लगभग रोते हुए एक्सरे रूम की ओर भागा। कुछ देर बाद वह विक्रम के टखने की एक्सरे फिल्म लेकर आया। अंजलि ने फिल्म को लेकर लाइट बॉक्स पर लगाया। पहली नजर में हड्डी में कोई समस्या नहीं दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अनगिनत घायल सैनिकों को देखा था। वह एक विशेषज्ञ थी। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर फिल्म के एक हिस्से को ध्यान से देखा और आखिरकार उन्हें वह मिल गया। टखने की हड्डी के नीचे एक बहुत ही पतली रेखा, जिसे नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था। यह तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अंजलि के मुंह से एक धीमी सी आह निकली। यह एक मामूली फ्रैक्चर था, यह साधारण मोच नहीं थी। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि हड्डी में दरार आने तक बाहरी बल का प्रयोग किया गया था। बहुत संभावना थी कि किसी ने जानबूझकर उनके बेटे के टखने को कुचला या लात मारी थी। उसी पल एमआई रूम का दरवाजा धीरे से खुला और एक सिपाही अंदर आया। वह विक्रम का बैचमेट लग रहा था, एक डरे हुए चेहरे वाला युवा सैनिक। उसने अंजलि को देखा और चौंक कर सिर झुका लिया। वह एमआई रूम के कोने में रखे वाटर कूलर के पास गया और पानी पीने का नाटक करते हुए उनके पास से गुजरा। तभी उस सैनिक के हाथ से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा फर्श पर गिर गया, जैसे कि गलती से गिरा हो। अंजलि ने अनजाने में ही वह कागज उठा लिया। सैनिक तेजी से एमआई रूम से बाहर निकल गया। अंजलि ने आसपास देखा और चुपके से कागज खोला। उसके अंदर पेंसिल से कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, यह हवलदार साहिल राणा ने करवाया। उसके पिता रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़े अफसर हैं, सब जानते हैं, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। कृपया विक्रम को बचा लीजिए। कागज पढ़ते हुए अंजलि के हाथ कांपने लगे। हवलदार साहिल राणा और रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा अफसर। सारी पहेली सुलझ गई। यह सिर्फ मारपीट नहीं थी, बल्कि सत्ता की आड़ में किया गया एक संगठित अपराध था। उनकी आंखों में ठंडे गुस्से की आग जल उठी। अब सच्चाई की रूपरेखा सामने आ चुकी थी। अब बस उस राक्षस के दिल में छुरा घोंपने का काम बाकी था। कागज को मुट्ठी में भींचे अंजलि के हाथ कांप रहे थे। हवलदार साहिल राणा, रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का बेटा। सारी पहेली सुलझ गई, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनके सामने एक और बड़ी दीवार खड़ी है। यही कारण था कि सीईओ और कंपनी कमांडर इतनी डिसएस्पेरेमेंट से घटना को दबाने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण था कि युवा डॉक्टर ने स्पष्ट हिंसा के निशान देखने के बावजूद झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी। इन सबके पीछे सत्ता की एक विशाल छाया थी। उन्होंने कागज को अपनी जेब में गहराई से डाल दिया और एक्सरे फिल्म हाथ में लेकर एमआई रूम से बाहर निकली। बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्नल अजय वर्मा और कैप्टन सुमित चौहान उनके बर्फीले चेहरे को देखकर अपना थूक निगल गए। कर्नल वर्मा, जी मैम, क्या तुम इस एक्स रे फिल्म को देखकर भी कहोगे कि यह एक साधारण मोच है? अंजलि ने फिल्म कर्नल वर्मा के चेहरे के सामने कर दी। फिल्म पर हेयरलाइन फ्रैक्चर का निशान साफ दिख रहा था। कर्नल वर्मा की पुतलियां तेजी से हिलने लगी। ये मैंने नहीं देखा था मैम, मैंने बस डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास किया। यह एक कायरतापूर्ण बहाना था, अपनी जिम्मेदारी को एक जूनियर पर डालने का एक क्लासिक तरीका। अंजलि की घृणा भरी नजरें उसके चेहरे पर गड़ गईं। तुमने नहीं देखा था, या देखकर भी अनदेखा कर दिया था, क्योंकि तुम जानते हो कि हवलदार साहिल राणा का बाप कौन है। जैसे ही अंजलि के मुंह से हवलदार साहिल राणा का नाम निकला, कर्नल वर्मा और कैप्टन चौहान के चेहरे सफेद पड़ गए। वे ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह तथ्य कि वह सब कुछ जानती हैं उनके लिए मौत की सजा के बराबर था। मैम, आप ये क्या कह रही हैं? अब और बहाने बनाने की कोशिश मत करो। जिस सच्चाई को तुम लोगों ने छिपाने की कोशिश की, उसे मैं खुद सामने लाऊंगी। अब से इस मामले की जांच डिवीजन कमांडर के सीधे अधिकार में डिवीजन की मिलिट्री पुलिस करेगी। तुम दोनों को तुरंत सभी कर्तव्यों से हटा दिया जाता है और जांच पूरी होने तक इंतजार करना होगा। और हवलदार साहिल राणा को तुरंत गिरफ्तार कर मिलिट्री पुलिस को सौंपो। उनकी घोषणा एक गरज की तरह पूरी यूनिट में गूंज गई। कमांडरों को कर्तव्य से हटाना, एक हवलदार रैंक के सैनिक की तत्काल गिरफ्तारी, यह एक डिवीजन कमांडर द्वारा अपनी शक्तियों का अत्यधिक उपयोग करने का एक अत्यंत दुर्लभ कदम था। तभी दूर से प्रोपेलर की आवाज आने लगी। आसमान में एक लाल क्रॉस वाला मेडिकल हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता हुआ परेड ग्राउंड की ओर उतर रहा था। अंजलि के आदेश के केवल 10 मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर के उतरते ही पूरी तरह से सशस्त्र मिलिट्री पुलिस के जवान तेजी से बाहर निकले। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बटालियन मुख्यालय और एमआई रूम जैसी प्रमुख सुविधाओं को नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद स्ट्रेचर लिए हुए मेडिकल जवान अंजलि की गाड़ी की ओर दौड़े। कर्नल अजय वर्मा
एक निराश चेहरे के साथ यह सब देखता रहा। अंजलि सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, वह वास्तव में इस यूनिट को जड़ से उखाड़ फेंकने का इरादा रखती थी। वह एक सहज भय से घिर गया और आखिरी कोशिश की। मैम, कृपया ऐसा न करें। अगर यह बात बाहर निकली तो पूरी डिवीजन की इज्जत खराब होगी। हम इसे शांति से सुलझा सकते हैं। कृपया मुझे एक और मौका दें। वह लगभग अंजलि के पैरों पर गिरने वाला था, लेकिन अंजलि ठंडेपन से मुड़ी। इज्जत, सड़े हुए घाव पर कपड़ा लपेटने से इज्जत नहीं बचती, बल्कि वह मवाद पूरे शरीर में फैलकर सबको मार डालता है। तुम लोग डिवीजन की इज्जत नहीं, बल्कि सत्ता से चिपके हुए अपनी खुद की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेडिकल जवानों द्वारा हेलीकॉप्टर की ओर ले जाए जा रहे अपने बेटे की पीठ को देखा। उसका पतला और कमजोर शरीर उनके दिल में आग लगा रहा था। अजय ड्रैगन की गर्दन पर उल्टा उगा हुआ स्केल, एक ऐसी वर्जित चीज जिसे कोई नहीं छू सकता। उन लोगों ने उसकी उस वर्जित चीज को छूने की हिम्मत की थी। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले अंजलि ने अपने ईडीसी कैप्टन प्रकाश को बुलाया। कैप्टन प्रकाश, मेरे वरिष्ठ अधिकारी कोर कमांडर साहब से संपर्क करो। उन्हें बताओ कि मैं इस समय कहां हूं और क्या कर रही हूं, पूरी जानकारी के साथ। और यह संदेश भी देना कि रक्षा मंत्रालय से कोई भी दबाव आए, मैं इस मामले की सच्चाई को अंत तक उजागर करूंगी। भले ही मेरी गर्दन पर तलवार क्यों न लटक जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है मैम। कैप्टन प्रकाश की आंखों में भी एक दृढ़ संकल्प था। वह पहले ही फैसला कर चुका था कि वह अंजलि नामक इस कमांडर के साथ अंत तक रहेगा। अंजलि हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ और हेलीकॉप्टर एक जुदा गर्जना के साथ आसमान में उठ गया। खिड़की से नीचे छोटी होती जा रही यूनिट को देखते हुए उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। अब जो लड़ाई शुरू होने वाली थी, वह सिर्फ एक सैनिक के अन्याय को दूर करने से कहीं बढ़कर थी। यह सेना नामक एक विशाल संगठन के दिल में लगे कैंसर को हटाने के लिए एक सर्जिकल ऑपरेशन होने वाला था। और उस ऑपरेशन की सर्जन वह खुद थी, अंजलि सिंह राठौड़। उन्होंने अपना सब कुछ दांव में लाया था तो कि हतारार बार में करी दुरवाली पर लगा दिया था। उन्हें इस लड़ाई में हर हाल में जीतना था, अपने बेटे के लिए और उन अनगिनत बेटों के लिए जो खामोशी में दर्द सह रहे थे। रक्षा मंत्रालय सैन्य रसद विभाग के प्रमुख अविनाश राणा, उनका दफ्तर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जहां से रायसीना हिल्स का पूरा नजारा दिखता था। दफ्तर का आकार और नजारा उनकी शक्ति का प्रतीक था। तीनों सेनाओं के लिए सभी सैन्य सामानों की खरीद और रक्षा उद्योग के ठेकों को नियंत्रित करने वाले उनके हाथ से खरबों का बजट चलता था। सेना के भीतर उनका सारा दिखता था। प्रभाव किसी भी 4 सितारा जनरल से अधिक था। लोग उन्हें अदृश्य हाथ कहते थे। अपनी पसंदीदा कॉफी की सुगंध का आनंद लेते हुए उनकी शांतिपूर्ण दोपहर एक फोन कॉल से बिखर गई। फोन करने वाले उनके डिवीजन के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना थे। राणा साहब, आपसे कुछ बात करनी है। फोन के उस पार से जनरल खन्ना की आवाज हमेशा की तरह नहीं, बल्कि भारी और सख्त। अविनाश राणा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जनरल खन्ना, क्या बात है? तुम्हारी आवाज इतनी गंभीर क्यों है? यह तुम्हारे जैसा नहीं है। आज दोपहर मेजर जनरल अंजलि सिंह राठौड़ ने अपनी अधीनस्थ यूनिट 5वीं बटालियन का दौरा किया और वहां उन्हें पता चला कि उनके बेटे सिपाही विक्रम सिंह राठौड़ को नियमित रूप से पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा था। अविनाश राणा ने कॉफी का कप नीचे रख दिया। अंजलि, यह नाम उन्हें चुभता था। एक महिला होने के नाते सभी तरह के विशेषाधिकारों का लाभ उठाकर स्टार पाने वाली एक भाग्यशाली अधिकारी। वह अंजलि को इसी तरह आंकते थे। तो सेना में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसके लिए डिवीजन कमांडर खुद मैदान में उतर गई। समस्या यह है कि आरोपी सैनिक आपका बेटा हवलदार साहिल राणा है। एक पल में अविनाश राणा का चेहरा ठंडा पड़ गया। कुछ पल पहले की सहजता गायब हो चुकी थी। क्या? मेजर जनरल राठौड़ ने हवलदार साहिल राणा की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया है और उस यूनिट के कमांडरों को उनके पदों से हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी घटना की जांच डिवीजन की मिलिट्री पुलिस सीधे करेगी। सिपाही विक्रम सिंह राठौड़ को इस समय दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल R&R में आपातकालीन रूप से ले जाया जा रहा है। अविनाश राणा का दिमाग तेजी से घूमने लगा। बेटे ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी थी और इस बार विरोधी बहुत खतरनाक था। पहली महिला डिवीजन कमांडर अंजलि सिंह राठौड़, मीडिया की नजरों में रहने वाली शख्सियत। अगर यह बात बाहर निकल गई तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। जनरल खन्ना, तुरंत उस अंजलि नाम की औरत को फोन करो और उसे सभी कार्रवाई रोकने के लिए कहो। एक डिवीजन कमांडर की हिम्मत कैसे हुई रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के बेटे के खिलाफ ऐसा करने की? यह सीधे सीधे अधिकार का दुरुपयोग और ब्लैकमेल है। उसकी आवाज में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। राणा साहब, यह मुश्किल है। मेजर जनरल राठौड़ ने मुझे सीधे रिपोर्ट किया है कि रक्षा मंत्रालय से कोई भी दबाव आए वह पीछे नहीं हटेंगी। मैं उनके एक वैध कमांड एक्शन को रोकने का कोई कारण नहीं दे सकता,
लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना दृढ़ थे। वह अविनाश राणा के गुट के नहीं थे। वह अपनी काबिलियत के दम पर नीचे से ऊपर आए थे और सेना में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। अविनाश राणा ने दांत पीसे। कारण बनाए जाते हैं। जनरल खन्ना, अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो सोच समझकर काम करो। यह एक अनुरोध नहीं, एक चेतावनी है। अविनाश राणा ने एक तरफा फोन काट दिया। उन्होंने अपने डेस्क की दराज खोली और एक गुप्त नोटबुक निकाली। उसमें रक्षा मंत्रालय, सेना और राजनीतिक जगत के प्रमुख लोगों के संपर्क नंबर और उनकी कमजोरियां लिखी हुई थी। यह उनके दशकों में बनाए गए अदृश्य हाथ का असली रूप था। उन्होंने पहला फोन लगाया। सामने रक्षा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी थे। मैं अविनाश राणा बोल रहा हूं। क्या तुमने 17वीं डिवीजन में जो हो रहा है उसके बारे में सुना? मेजर जनरल अंजलि सिंह राठौड़ अपने बेटे के मामले में पूरे सेना को घसीटकर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हैं। यह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भेद न कर पाने वाली एक हिस्टेरिकल महिला का काम है। तुरंत एक जांच टीम भेजो और उसके अधिकार के दुरुपयोग की जांच करो। खासकर अपने बेटे को अपनी डिवीजन के तहत एक यूनिट में तैनात करना ही अपने आप में एक विशेषाधिकार का मामला है। अगला फोन एक समाचार पत्र के संपादक को था। शर्मा जी, मैं बोल रहा हूं। एक मजेदार खबर दूं। पहली महिला डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अंजलि सिंह राठौड़ का छिपा हुआ चेहरा। अपने बेटे के मामले में आपा खोकर एक यूनिट को तहस नहस करने वाली एक तानाशाही कमांडर। अच्छी तस्वीर है ना? कल सुबह के अखबार में इसे पहले पन्ने पर छापो। अविनाश राणा रुके नहीं। उन्होंने अपने सभी संपर्कों और शक्ति का इस्तेमाल करके अंजलि पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अंजलि को एक ऐसी भावनात्मक महिला कमांडर के रूप में चित्रित करने की कोशिश की जो अपने बेटे के बदले के लिए पूरी सेना को खतरे में डाल रही थी, और साथ ही रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उसके कमांड अधिकारों पर सवाल उठाने की कोशिश की। उन्हें अपने बेटे द्वारा की गई हिंसा की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए महत्वपूर्ण केवल अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बचाना था। वह अंजलि नामक उस महिला को यह महसूस कराना चाहते थे कि उनके बेटे को छूने की कीमत कितनी भयानक होती है। सभी फोन कॉल्स करने के बाद अविनाश राणा फिर से खिड़की के पास गए। उनकी आंखों में दिल्ली की रात का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे ये उनके पैरों पर पड़ा एक विशाल साम्राज्य हो। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस साम्राज्य के राजा हैं। अंजलि, तुम चाहे कितनी भी लौह दुर्गा क्यों ना हो, तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे और एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अदृश्य हाथ ने काम करना शुरू कर दिया था। एक विशाल साजिश का जाल आर्मी हॉस्पिटल की ओर जा रही अंजलि और उनके बेटे की ओर कसकर बुना जा रहा था। लेकिन वो एक बात भूल रहे थे। एक फीनिक्स पक्षी संकट के समय ही सबसे तेज आग के साथ जलता है, और एक मां का प्यार किसी भी सत्ता के जाल को जलाकर राख करने के लिए काफी गर्म होता है। आर्मी हॉस्पिटल R&R का इमरजेंसी रूम एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। हर तरफ से कराने की आवाजें, डॉक्टरों और नर्सों की तेज भागदौड़ और मेडिकल उपकरणों की लगातार बजती चेतावनी की आवाजें मिलकर एक अफरातफरी का माहौल बना रही थी। अंजलि अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुए उसके इलाज को चुपचाप देख रही थी। विक्रम अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। वर्दी के नीचे छिपा उसका शरीर बेहद दयनीय हालत में था। उसकी गोरी त्वचा पर शायद ही कोई ऐसी जगह थी जहां काले और नीले चोट के निशान न हो। खासकर उसकी पसलियों और पीठ पर किसी चीज से लगातार मारे जाने के कारण गहरे निशान बन गए थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। जांच के लिए आए एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर ने विक्रम के शरीर को देखा और चौंककर अंजलि की ओर देखा। मैम, यह सिर्फ मारपीट नहीं है, मुझे आंतरिक अंगों के फटने का शक है। हमें तुरंत CT स्कैन करना होगा। अंजलि ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखें बेटे के शरीर पर बने हर एक निशान को अपने अंदर समा रही थी। हर एक निशान उस दर्द का प्रतीक था जो उनके बेटे ने सहा था, और यह सोचकर उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। विक्रम को दर्द के बीच जब होश आया तो उसने अपनी मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मां, माफ करना, मेरी वजह से नहीं। अंजलि ने बेटे की बात काट दी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया और जिन्होंने यह सब देखकर भी आंखें मूंद ली। इसलिए तुम कोई चिंता मत करो और बस अपने इलाज पर ध्यान दो। बाकी सब यह मां संभाल लेगी। उनकी आवाज बेहद नरम थी, लेकिन उसमें छिपा इरादा फौलाद से भी ज्यादा मजबूत था। CT स्कैन और अन्य जांचों के दौरान अंजलि इमरजेंसी रूम के बाहर गलियारे में बेसब्री से इंतजार करती रहीं। उनका दिमाग उलझा हुआ था। उस कागज पर लिखा नाम साहिल राणा और उसका पिता अविनाश राणा सैन्य रसद विभाग का प्रमुख, सेना के शीर्ष अधिकारियों में से एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसका सामना करना आसान नहीं था। शायद इस घटना के कारण उन्होंने जीवन भर जो कुछ भी हासिल किया था वह सब खो सकती थी।
पहली महिला डिवीजन कमांडर का सम्मान, बाकी का सैन्य जीवन, सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन उन्हें कोई पछतावा या डर नहीं था। अपने बेटे के शरीर पर बने घावों को देखने के बाद वह एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी कैप्टन प्रकाश घबराए हुए चेहरे के साथ उनके पास आया। उसके हाथ में एक टैबलेट पीसी था। मैम, बड़ी गड़बड़ हो गई है। इंटरनेट पर अजीब खबरें आने लगी हैं। कैप्टन प्रकाश ने जो स्क्रीन दिखाई उस पर कई समाचार वेबसाइटों की ब्रेकिंग न्यूज थी। एक्सक्लूसिव, मेजर जनरल अंजलि सिंह राठौड़ ने बेटे के मामले में यूनिट में मचाया हड़कंप, व्यक्तिगत भावनाओं पर उठे सवाल, लॉ दुर्गा का दूसरा चेहरा, अधिकार का दुरुपयोग कर यूनिट की जांच, समदाई समदाई थोंगचुंगता। रक्षा मंत्रालय मेजर जनरल राठौड़ द्वारा अधिकार के दुरुपयोग की जांच करेगा। खबरों का सार लगभग एक जैसा था। एक दुर्भावनापूर्ण दावा कि अंजलि अपने बेटे के लिए आपा खो बैठी हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हैं और सेना के अनुशासन को भंग कर रही हैं। अविनाश राणा ने अपना काम शुरू कर दिया था। यह एक अप्रत्याशित रूप से तेज और संगठित हमला था। मैम, यह साफ तौर पर जनमत को झारीजार करने की कोशिश है। राणा साहब के लोगों ने ही यह करवाया होगा। हम इसका जवाब कैसे देंगे? अंजलि ने ठंडी नजरों से खबरें देखी, फिर धीमी आवाज में बोली, कोई जवाब नहीं देंगे। क्या? लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर मैं इस कीचड़ की लड़ाई में उतरती हूं तो मैं उनके जाल में फंस जाऊंगी। वे यही चाहते हैं। वे इस मामले के सार को एक मां के हिस्टीरिया में बदलना चाहते हैं। मैं उनके इरादों के अनुसार काम नहीं करूंगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार सच्चाई है, और वह सच्चाई अभी उस ऑपरेशन थिएटर में जांच करा रहे मेरे बेटे के शरीर पर लिखी है। हम सभी जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करेंगे। तथ्य सभी अटकलों को शांत कर देंगे। उनका फैसला ठंडा और सटीक था। भावनात्मक प्रतिक्रिया दुश्मन को हमला करने का एक और मौका देने के बराबर थी। कुछ देर बाद जांच पूरी करने वाला डॉक्टर एक गंभीर चेहरे के साथ उनके पास आया। मैम, रिपोर्ट आ गई है। सिपाही विक्रम सिंह राठौड़ की दाहिनी पसलियों में 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर पाए गए हैं और तिल्ली फटने के कारण पेट में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। अगर तुरंत आपातकालीन सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। पसलियों में फ्रैक्चर, तिल्ली का फटना। अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि हत्या का प्रयास था। अगर वह थोड़ी भी देर से पहुंचती तो शायद वह अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देती। यह सोचकर उनके शरीर का खून ठंडा पड़ गया। सर्जरी सफल होगी ना? उनकी आवाज कांप रही थी। लौह दुर्गा कही जाने वाली वह महिला जीवन में पहली बार किसी से इस तरह गिड़गिड़ा रही थी। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। डॉक्टर अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उसी पल अंजलि के पीछे से गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज आई, इसे हर हाल में सफल होना ही होगा। यही तुम्हारा मिशन है। अंजलि ने मुड़कर देखा। वहां कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना एक सख्त चेहरे के साथ खड़े थे। उनके पीछे कोर के चीफ ऑफ स्टाफ और मिलिट्री पुलिस के प्रमुख खड़े थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी खुद अस्पताल आए थे। जनरल खन्ना, मुझे रिपोर्ट मिल गई है अंजलि। अब तक अकेले बहुत मुश्किल हुई होगी। जनरल खन्ना ने अंजलि के कंधे को हल्के से थपथपाया। उस छोटे से स्पर्श से ही उन्हें एक विशाल सहारे का एहसास हुआ। अब से इस मामले की कमांड डिवीजन नहीं बल्कि कोर संभालेगी। मैं कोर की मिलिट्री पुलिस, सतर्कता और कानूनी विभाग के सभी संसाधनों का उपयोग करके इस मामले की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करूंगा। बाहर से आने वाले किसी भी दबाव को मैं खुद रोकूंगा। तुम एक मां के रूप में अपने बेटे के पास रहो। जनरल खन्ना की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने अविनाश राणा के दबाव के आगे न झुककर अपनी अधीनस्थ और सेना की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही अंजलि का साथ देने का फैसला किया था। धन्यवाद सर। अंजलि ने तहे दिल से सिर झुकाया। उन्हें लगा जैसे घने अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखी हो। अब वह अकेली नहीं थी। उस विशाल दीवार से लड़ने के लिए एक और साथी मिल गया था। ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए अपने बेटे के बिस्तर को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर दृढ़ संकल्प किया। वह इस लड़ाई में हर हाल में जीतकर अपने बेटे को एक गर्व करने लायक मां का चेहरा दिखाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना का हस्तक्षेप खेल को बदलने वाला एक निर्णायक कदम था। मामले की कमांड डिवीजन से कोर स्तर पर चले जाने से अविनाश राणा द्वारा लगाया गया रक्षा मंत्रालय की सतर्कता विभाग का दबाव कमजोर पड़ गया। कोर कमांडर के एक वैध कमांड एक्शन में रक्षा मंत्रालय के सीधे अधीन विभाग का हस्तक्षेप करना एक स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लंघन था। अविनाश राणा द्वारा फैलाई गई दुर्भावनापूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स भी कोर स्तर पर आधिकारिक जांच शुरू होने की घोषणा के सामने फीकी पड़ गई। अविनाश राणा ने अपने दफ्तर में अखबार को मरोड़कर फेंकते हुए गुस्से में चिल्लाया, अर्जुन खन्ना, उस जिद्दी बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। वह इस बात से बेहद अपमानित महसूस कर रहा था कि जनरल खन्ना ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर अंजलि का साथ दिया, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी था। अर्जुन खन्ना सेना में अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे और किसी भी गुट का हिस्सा नहीं थे। उनका खुद इस मामले में उतरना इस बात का ऐलान था कि वह इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे। अविनाश राणा ने एक और कार्ड खेलने का सोचा।
वह था उसका अपना बेटा साहिल राणा। उसने तुरंत 7वीं डिवीजन की मिलिट्री पुलिस की हिरासत में बंद अपने बेटे से विशेष मुलाकात के लिए आवेदन किया। यह सैन्य रसद प्रमुख के पद का एक स्पष्ट दुरुपयोग था, लेकिन मिलिट्री पुलिस उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। मुलाकात के कमरे में बेटे की हालत दयनीय थी, हमेशा की अकड़ गायब थी और उसकी जगह एक डरे हुए जानवर की छवि थी। पापा, मुझे बचा लो, वह औरत अंजलि, वह पागल औरत मुझे मार डालेगी। साहिल ने अपने पिता को देखते ही रोते हुए उससे लिपट गया। अविनाश राणा ने अपने बेटे को घृणा भरी नजरों से देखा। चुप रहो नालायक, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं आज किस मुसीबत में हूं तुम्हें अंदाजा भी है। लेकिन पापा, उस विक्रम ने पहले मुझे उकसाया था। आपका नाम लेने पर सब डर जाते थे, लेकिन वह अकड़ दिखा रहा था। अविनाश राणा का थप्पड़ बेटे के गाल पर पड़ा। अभी भी होश नहीं आया। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने किसे मारा, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने किसके बेटे को मारा। वह एक सेवारत डिवीजन कमांडर है। मामला इतना बिगड़ गया है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी और तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। अविनाश राणा ने बेटे का कॉलर पकड़कर हिलाया। ध्यान से सुनो, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। तुमने कुछ नहीं किया। वह विक्रम खुद सीढ़ियों से गिरकर घायल हुआ और वह हमेशा तुमसे जलता था और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता था। ऐसा बयान दो और अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी यही बयान देने के लिए तैयार करो। समझिए, यह मामले के सार को तोड़ मरोड़कर पीड़ित को ही अपराधी बनाने की एक घिनौनी साजिश थी, लेकिन बहुतों ने मुझे मारते हुए देखा है। अगर सब एक ही बात कहेंगे तो वही सच बन जाएगा। यह दुनिया ऐसी ही है, सच्चाई वही होती है जो ताकतवर बनाता है। अविनाश राणा ने बेटे को कुछ और निर्देश दिए और मुलाकात के कमरे से निकल गया। वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बेटे को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके समय हासिल करना चाहता था, ताकि वह अंजलि और अर्जुन खन्ना को गिराने के लिए कोई और साजिश रच सके। इस बीच आर्मी हॉस्पिटल में विक्रम की आपातकालीन सर्जरी 5 घंटे से अधिक समय तक चली। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रही अंजलि ने जलते हुए दिल को काबू में रखते हुए पूरी रात जागकर बिताई। उनके साथ जनरल अर्जुन खन्ना भी चुपचाप बैठे रहे। अंजलि, ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही मजबूत है, वह जरूर ठीक हो जाएगा। जनरल खन्ना के सादे से दिलासे पर अंजलि ने चुपचाप सिर हिलाया। वह सोच रही थी कि अविनाश राणा के दबाव के बावजूद जनरल खन्ना उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। सर, क्यों? अंजलि, हम सैनिक हैं। एक सैनिक की इज्जत उसके रैंक या पद से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से आती है जिनकी हम रक्षा करते हैं। अगर हम अन्याय के सामने आंखें मूंद लें और सत्ता की चापलूसी करके सच्चाई को नजरअंदाज कर दें, तो हम वर्दी पहने गुंडों से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिक ऐसे गुंडे बने, खासकर तुम्हारे जैसा एक सैनिक जो सेना का भविष्य है, उसे इस तरह के अपमान का सामना करना पड़े, यह मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। जनरल खन्ना की बातों में एक सैनिक का दृढ़ विश्वास था। अंजलि ने महसूस किया कि उनके सीने में कुछ गर्म सा उमड़ रहा है। सुबह होते होते आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और मुख्य सर्जन बाहर आए। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक चमक थी। सर्जरी सफल रही है, सबसे बड़ा खतरा टल गया है, मरीज की जीने की इच्छा शक्ति अद्भुत है। यह एक वाक्य सुनते ही अंजलि के शरीर का सारा तनाव खत्म हो गया और वह लगभग गिर पड़ती। उनकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। ये उस लौ दुर्गा के आंसू थे जो आखिरकार पिघल गए थे। बेटे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। वह अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी नियमित सांसें देखकर उन्हें लगा जैसे दुनिया फिर से रंगीन हो गई है। तभी कोर कमांडर के सहायक ने आकर एक लेखसार रिपोर्ट दी। सर, हवलदार साहिल राणा ने पूछताछ के दौरान सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और उल्टा सिपाही विक्रम पर ही उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। कुछ साथी सैनिक भी साहिल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जनरल खन्ना की भौहें सिकुड़ गईं। अविनाश राणा, उस आदमी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उनकी आंखों में फिर से वही ठंडी दृढ़ता लौट आई थी। सर, अब मेरी बारी है। अगर वे झूठ से सच्चाई को ढकने की कोशिश करेंगे तो मैं एक और बड़ी सच्चाई से उनके झूठ को तोड़ दूंगी। उन्होंने कैप्टन प्रकाश को बुलाया। कैप्टन प्रकाश, अब 5वीं बटालियन के हर एक सैनिक से अकेले में बात करो। उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाए और साहिल राणा से पीड़ित अन्य सैनिकों के सभी मामलों को इकट्ठा करो। अतारा की एक भी छूटना नहीं चाहिए। और उस बच्चे को ढूंढो जिसने मुझे वह कागज दिया था। वही बच्चा इस सब को पलटने की चाबी है। तूफान के केंद्र में अंजलि का जवाबी हमला शुरू हो रहा था। अब यह लड़ाई सिर्फ सच्चाई को उजागर करने की नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत कमजोर लोगों की आवाज को वापस लाने की एक बड़ी जंग में बदल रही थी, जिन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। अंजलि के आदेश पर कोर की मिलिट्री पुलिस ने 5वीं बटालियन में एक बड़ी जांच शुरू की। जांच का मुख्य उद्देश्य साहिल राणा के साम्राज्य की सच्चाई को उजागर करना था। गुमनाम प्रश्नावली और एक एक करके गहरी पूछताछ के बाद सैनिकों के कसकर बंद मुंह धीरे धीरे खुलने लगे। उन्होंने जो कहानियां बताई
वे चौंकाने वाली थी। साहिल राणा सिर्फ अपने जूनियर्स को परेशान ही नहीं करता था, बल्कि उसने यूनिट के अंदर अपना एक साम्राज्य बना रखा था और एक अत्याचारी की तरह राज कर रहा था। उसकी हिंसा सिर्फ विक्रम तक ही सीमित नहीं थी। वह नापसंद जूनियर्स के लॉकर में मल डाल देता था। अपने कपड़े धुलवाना और सफाई करवाना तो आम बात थी, और यहां तक कि वह अपने माता पिता से पैसे मंगवाने की धमकी देकर उनसे पैसे भी ऐंठता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ज्यादातर अधिकारियों को यह सब पता था, लेकिन वे चुप थे। वे जानते थे कि साहिल का पिता रक्षा मंत्रालय में एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसीलिए वे डरते थे कि कहीं मुसीबत उन पर ना आ जाए, और उन्होंने साहिल के अपराधों को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ अधिकारी तो साहिल की चापलूसी करके उसे खुश रखने की कोशिश भी करते थे। यूनिट जड़ से सड़ चुकी थी। अनगिनत गवाहियां सामने आईं, लेकिन एक निर्णायक सबूत की कमी थी। उन्हें साहिल की सीधी हिंसा को देखने वाले किसी व्यक्ति का बयान चाहिए था, लेकिन सैनिक बदले की कार्रवाई से डरकर निर्णायक गवाही देने से बच रहे थे। साहिल का साथ देने वाले कुछ झूठे गवाह और चुप रहने वाले अधिकांश सैनिक। सच्चाई के मुहाने पर जांच रुक गई थी। अंजलि बेचैन हो उठी। जैसे जैसे समय बीतता, अविनाश राणा द्वारा बनाई गई झूठ की दीवार और भी मजबूत होती जाती। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद उस सैनिक पर लगाई जिसने उन्हें कागज का टुकड़ा दिया था। कैप्टन प्रकाश ने पूछताछ के रिकॉर्ड और सैनिकों के हुलिये के आधार पर खोजबीन के बाद आखिरकार उस सैनिक को ढूंढ निकाला। उसका नाम पवन शर्मा था। वह विक्रम के साथ ही सेना में भर्ती हुआ था। अंजलि ने सिपाही पवन शर्मा से अकेले में मिलने का अनुरोध किया। कोर मिलिट्री पुलिस द्वारा तैयार किए गए एक छोटे से पूछताछ कक्ष में एक बिना खिड़की वाले बंद कमरे में अंजलि एक डरे हुए युवा सैनिक के सामने बैठी थी, जो बस सिर झुकाए हुए था। सिपाही पवन शर्मा। अंजलि के बुलाने पर पवन का कंधा कांप गया। सिर उठाकर मेरी तरफ देखो। पवन ने अनिच्छा से सिर उठाया। उसकी आंखें डर से भरी थी। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से मामला इतना बढ़ गया है। तुमने जो कागज मुझे दिया था उसके लिए धन्यवाद। तुम्हारी हिम्मत की वजह से मेरे बेटे की जान बच सकी, अंजलि ने नरम आवाज में कहा। लेकिन पवन अब भी चुप था। मैं जानती हूं कि तुम किस बात से डर रहे हो। तुम्हें साहिल राणा से डर लगता है, तुम्हें उसके पिता से डर लगता है, और तुम्हें इस बात से डर लगता है कि जब यह सब खत्म हो जाएगा और तुम यूनिट में वापस जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना? पवन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। पवन, मैं तुमसे गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुमने जो देखा और सुना है उसे बताना पूरी तरह से तुम्हारा फैसला है। लेकिन बस एक बात याद रखना, अगर तुम आज यहां चुप रहते हो तो दूसरे और तीसरे साहिल राणा आते रहेंगे, और तुम्हारे जैसे या मेरे बेटे विक्रम जैसे और भी शिकार दर्द सहते रहेंगे। चुप्पी कभी कभी हिंसा से भी ज्यादा क्रूर हथियार हो सकती है। अंजलि उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। उसी पल पवन की कांपती आवाज ने उन्हें रोक लिया। मुझे डर लगता है। अंजलि रुकी और मुड़ी। मुझे सच में बहुत डर लगता है। हवलदार साहिल राणा मुझे छोड़ेगा नहीं। कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे डर है कि मेरा हाल भी विक्रम जैसा हो जाएगा, या शायद उससे भी बुरा। मुझे बहुत डर लगता है। उसकी आवाज एक चीख जैसी थी। यह एक कमजोर व्यक्ति की चीख नहीं थी, बल्कि विशाल हिंसा के सामने खड़े सभी कमजोरों के डर की आवाज थी। अंजलि फिर से उसके सामने बैठ गई और उन्होंने उसके कांपते हुए हाथ को पकड़ लिया। उनका हाथ गर्म और मजबूत था। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं एक डिवीजन कमांडर के पद की शपथ लेकर और अपने बेटे को बचाने वाली एक मां के दिल से वादा करती हूं कि मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगी। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो क्या तुम हिम्मत नहीं करोगे विक्रम के लिए और खुद के लिए? पवन बहुत देर तक चुपचाप आंसू बहाता रहा। उसने अपने हाथ को पकड़े हुए उस गर्म हाथ और सच्ची आंखों को देखा, और आखिरकार उसने फैसला कर लिया और मुंह खोला। मैं बताऊंगा, मैंने जो कुछ भी देखा मैं सब कुछ बताऊंगा। पवन की खामोश गवाही शुरू हुई। उसने उस दिन की पूरी सच्चाई बता दी। कैसे साहिल ने एक छोटी सी बात पर विक्रम को स्टोर रूम में घसीटा और वहां उसे बेरहमी से पीटा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कंपनी कमांडर कैप्टन सुमित चौहान ने खिड़की से यह सब देखते हुए भी अनदेखा कर दिया था। उसकी गवाही रिकॉर्ड की जा रही थी, और यह वीडियो साहिल और अविनाश राणा के सभी झूठों को एक पल में ध्वस्त करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बनने वाला था। पवन के साहसी कबूलनामे ने रुकी हुई जांच को एक निर्णायक मोड़ दिया। उसकी गवाही के बाद दूसरे सैनिक भी एक एक करके हिम्मत जुटाने लगे। चुप्पी के बांध में एक छोटी सी दरार पड़ते ही सच्चाई का सैलाब उमड़ पड़ा। अंजलि पूछताछ कक्ष से बाहर निकली और आसमान की ओर देखा। उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी थी, लेकिन वह जानती थी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। इन सबूतों के साथ अविनाश राणा नामक उस विशाल किले को कैसे ध्वस्त किया जाए, यही उनके सामने आखिरी चुनौती थी। सिपाही पवन शर्मा की निर्णायक गवाही और उसके बाद सैनिकों के बयानों की बाढ़ ने जांच की दिशा पूरी तरह से बदल दी।
कोर मिलिट्री पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों ने साहिल राणा की नियमित मारपीट, पैसे की उगाही और यूनिट के अधिकारियों द्वारा संगठित रूप से मामले को दबाने की कोशिश को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया। अब कानूनी कार्रवाई के लिए सभी शर्तें पूरी हो चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना ने जांच के नतीजों के आधार पर हवलदार साहिल राणा को मारपीट, अधिकार का दुरुपयोग और उगाही के आरोपों में गिरफ्तार कर कोर्ट मार्शल के लिए भेज दिया। साथ ही मामले को दबाने और झूठी रिपोर्ट देने वाले सीओ कर्नल अजय वर्मा और कंपनी कमांडर कैप्टन सुमित चौहान के खिलाफ भी कर्तव्य में लापरवाही और झूठी रिपोर्ट देने के आरोप में मामला दर्ज किया और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की। 7वीं बटालियन में बड़े पैमाने पर फेरबदल और यूनिट के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव दिया गया। एक कोर कमांडर के रूप में यह सबसे सख्त और तेज कार्रवाई थी। यह खबर तुरंत मीडिया में छा गई। पहले अंजलि की आलोचना करने वाली जनता की राय रातों रात बदल गई। वह बेटे के बदले की आग में जलने वाली एक भावनात्मक कमांडर से सेना के भीतर के भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली एक न्यायप्रिय नायिका के रूप में देखी जाने लगी। अविनाश राणा द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया झूठ का महल एक पल में ढह गया। घिर चुके अविनाश राणा ने अपनी आखिरी कोशिश शुरू की। उसने अपनी सारी शक्ति और संपर्कों का इस्तेमाल कर सेना के अभियोजकों और न्यायाधीशों पर दबाव डालने की कोशिश की। वह किसी भी तरह अपने बेटे की सजा कम करवाना चाहता था और इस मामले में अपना नाम आने से रोकना चाहता था। उसने यहां तक कि रक्षा मंत्री से सीधे मिलकर यह तर्क दिया कि यह मामला सेना का मनोबल गिरा सकता है और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और जांच को छोटा करने की गुहार लगाई। लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना ने जांच की शुरुआत से ही सेना प्रमुख को हर प्रगति की जानकारी देकर एक सुरक्षा कवच बना रखा था। सेना प्रमुख भी सेना की इज्जत को बहाल करने के लिए इस मामले में एक मिसाल कायम करना चाहते थे। अविनाश राणा की सत्ता, जिसे वह एक राजा का किला समझता था, न्याय की बड़ी ताकत के सामने रेत के महल की तरह ढह रही थी। इस बीच आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया विक्रम तेजी से ठीक हो रहा था। अपनी मां की समर्पित देखभाल और अपने साथियों के समर्थन की बदौलत अंजलि हर रात बेटे के पास रहती और वे उन बातों पर बात करते जो वे पहले कभी नहीं कर पाए थे। मां, मुझे डर है कि मेरी वजह से आप बहुत कुछ खो न दें, विक्रम ने चिंतित आवाज में पूछा। वह मीडिया के माध्यम से जानता था कि उसकी मां कितनी कठिन लड़ाई लड़ रही है। अंजलि ने बेटे का हाथ पकड़कर मुस्कुराया। विक्रम, मैंने इस घटना से खोने से कहीं ज्यादा पाया है। मैंने सीखा है कि मुझे वास्तव में किसकी रक्षा करनी है, चमकते हुए स्टार या ऊंचा पद नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे अन्याय से पीड़ित कमजोर लोगों के साथ खड़ा होना ही एक सच्चे सैनिक का कर्तव्य है। इसलिए तुम कोई चिंता मत करो और बस अपने तन और मन के घावों को भरने पर ध्यान दो। मां और बेटे ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। एक लंबी और अंधेरी सुरंग के अंत में वे एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। कुछ दिनों बाद सैन्य अदालत में पहली सुनवाई हुई। कटघरे में खड़े साहिल राणा ने अब भी अपने ज्यादातर आरोपों से इनकार किया और सारी गलती विक्रम पर डालने की कोशिश की। उसके वकीलों ने भी चालाकी से मामले के सार को धुंधला करने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत बहुत स्पष्ट थे। दर्जनों पीड़ित सैनिकों के सुसंगत बयान, पैसे की उगाही साबित करने वाले बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड और सबसे बढ़कर जब सिपाही पवन शर्मा ने खुद गवाह के रूप में आकर उस दिन की स्थिति को आंसुओं के साथ बयां किया, तो अदालत का माहौल पूरी तरह से अभियोजन पक्ष की ओर झुक गया। पवन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने दृढ़ नजरों से साहिल को देखते हुए कहा, उस दिन मैंने एक सैनिक नहीं बल्कि एक जानवर देखा था और उस जानवर की हिंसा के सामने चुप रहने पर मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। मैं यहां इसलिए खड़ा हूं ताकि मेरे जैसा और मेरे दोस्त विक्रम जैसा कोई और पीड़ित ना हो। उसकी साहसी गवाही ने अदालत में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू लिया। मुकदमे के दौरान अंजलि चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर सब कुछ देख रही थी। उन्हें जीत का आभास हो रहा था, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ साहिल को सजा दिलाना नहीं था। वह जानती थी कि यह लड़ाई तभी खत्म होगी जब इस घटना को संभव बनाने वाले मूल कारण यानी अविनाश राणा को उसके किले से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना को चुपके से एक प्रस्ताव दिया। यह अविनाश राणा की आखिरी सांसें लेने वाला एक घातक वार था। साहिल राणा के कोर्ट मार्शल के दौरान अंजलि और जनरल खन्ना पर्दे के पीछे एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। यह साहिल के व्यक्तिगत अपराधों से आगे बढ़कर उसके पिता सैन्य रसद प्रमुख अविनाश राणा के विशाल भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर करने के बारे में था। अंजलि को सहज रूप से लग रहा था अविनाश राणा का अपने बेटे के अपराधों को इतनी डेस्पेरेमेंट से छिपाने की कोशिश के पीछे सिर्फ पिता का प्यार ही नहीं बल्कि कुछ और भी था। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना ने कोर की खुफिया और सतर्कता विभाग के चुनिंदा एजेंटों की एक गुप्त विशेष जांच टीम बनाई। उनका लक्ष्य एक ही था, पिछले कई वर्षों में अविनाश राणा द्वारा किए गए सभी सैन्य सामानों के ठेकों और रक्षा उद्योग कंपनियों के चयन प्रक्रिया की छानबीन करना। जांच अत्यंत गुप्त रूप से की गई।
अविनाश राणा की निगरानी से बचने के लिए टीम ने सेना के आंतरिक नेटवर्क के बजाय एक अलग स्वतंत्र स्थान पर डेटा का विश्लेषण किया। हजारों पन्नों के अनुबंध, दस्तावेज, जटिल धन प्रवाह और अनगिनत रक्षा उद्योग के अधिकारियों की सूची। यह एक विशाल भूल भुलैया की तरह था। टीम ने जिस बात पर ध्यान केंद्रित किया वह साहिल राणा द्वारा अपने जूनियर्स से वसूले गए पैसे का ठिकाना था। साहिल ने उस पैसे का क्या किया? यह उम्मीद थी कि उसने इसे मनोरंजन पर खर्च कर दिया होगा, लेकिन इसके बजाय पैसे का एक बड़ा हिस्सा एक विशेष स्टॉक खाते में जाता हुआ पाया गया, और वे सभी स्टॉक के डिफेंस नामक एक छोटी रक्षा कंपनी के थे। कि डिफेंस कागजों पर यह एक सामान्य कंपनी थी जिसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब टीम ने गहराई से जांच की तो अजीब बातें सामने आने लगी। यह कंपनी केवल कुछ साल पहले ही स्थापित हुई थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसने सेना के अगली पीढ़ी के व्यक्तिगत उपकरणों के पुर्जों की आपूर्ति के अनुबंध लगातार जीते थे, और वह भी बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़कर। और भी संदिग्ध बात यह थी कि इस कंपनी के शेयरधारकों की सूची में अविनाश राणा के ससुराल पक्ष के कई रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। यह भ्रष्टाचार का एक क्लासिक मामला था, जहां अविनाश राणा ने अपने पद का दुरुपयोग कर एक विशेष कंपनी को ठेके दिए और बदले में अपने बेटे के नाम पर एक बेनामी खाते के माध्यम से स्टॉक के रूप में रिश्वत ली। यही कारण था कि वह अपने बेटे के मारपीट के मामले के बाहर आने और अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने के डर से इतनी डेस्पेरेमेंट से मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन खन्ना ने अंजलि के साथ सेना प्रमुख से मुलाकात की। सर, यह है अविनाश राणा का असली चेहरा। जनरल खन्ना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अविनाश राणा के सभी भ्रष्ट कार्यों का विस्तृत विवरण था। रिश्वतखोरी, अधिकार का दुरुपयोग, सरकारी धन का गबन और बेनामी स्टॉक ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ कमाना। उसके अपराधों की सूची अंतहीन थी। सेना प्रमुख ने रिपोर्ट पढ़ते समय अपना सख्त चेहरा बनाए रखा। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, यह पूरी सेना की इज्जत का सवाल है। इसे बिना किसी संदेह के उच्चतम स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत इस तथ्य की सूचना रक्षा मंत्री को दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट किया, और अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्रालय की विशेष जांच टीम और सीबीआई को संयुक्त रूप से जांच करने का आदेश दिया गया। उस दोपहर रक्षा मंत्रालय की विशेष जांच टीम के जांचकर्ता सैन्य रसद प्रमुख के दफ्तर में घुस गए। उन्होंने अविनाश राणा को सबूत नष्ट करने का कोई मौका नहीं दिया और उसके दफ्तर और घर पर एक साथ छापा मारा। अविनाश राणा अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दृश्य को अविश्वास से देखता रहा। मेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वह अंत तक चीखता रहा, लेकिन उसके लिए किसी को कोई सहानुभूति नहीं थी। उसका जीवन भर का बनाया हुआ साम्राज्य एक पल में ढह गया। मीडिया ने इसे रसद प्रमुख गेट का नाम दिया और हर दिन उसके भ्रष्टाचार के आरोपों पर खबरें छापी। अदृश्य हाथ का घिनौना सच पूरी दुनिया के सामने आ गया था। अस्पताल में यह खबर सुनकर अंजलि ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। उन्हें खुशी से ज्यादा एक गहरी उदासी महसूस हुई। यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि सत्ता नामक एक राक्षस एक इंसान को कितना घिनौना बना सकता है, और उस राक्षस को रोकने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। उनके पास बैठे विक्रम ने धीरे से कहा, मां, अब सब खत्म हो गया है ना? अंजलि ने बेटे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, अब यह शुरुआत है। सड़ी हुई जड़ को उखाड़ दिया है। अब उस जगह पर उम्मीद का एक नया बीज बोना है। उनकी नजरें अस्पताल से परे उस यूनिट की ओर थीं जहां उन्हें वापस जाना था। उनके पास अभी भी बहुत काम बाकी था। जब अविनाश राणा कांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, तब साहिल राणा का कोर्ट मार्शल अपने अंतिम चरण में था। पिता के पतन की खबर सुनकर साहिल ने पूरी तरह से लड़ने की इच्छा खो दी थी। वो अब झूठ नहीं बोल रहा था और नहीं कोई बहाना बना रहा था। वह सब कुछ त्याग कर एक खाली चेहरे के साथ कटघरे में बैठा था। अंतिम सुनवाई के दिन सैन्य अदालत दर्शकों और पत्रकारों से भरी हुई थी। अंजलि भी सामान्य कपड़ों में दर्शकों की एक सीट पर चुपचाप बैठी थी। उनके बगल में अस्पताल से छुट्टी मिलने की तैयारी कर रहा विक्रम भी था। विक्रम अपनी आंखों से अपराधी को सजा पाते हुए देखना चाहता था। सैन्य अभियोजक ने साहिल के अपराधों को एक एक करके गिनाया और उसे सेना की इज्जत को धूमिल करने और अपने साथी को कभी न भरने वाले घाव देने वाला एक क्रूर अपराधी बताया, और उसने कानून द्वारा अनुमत सबसे कड़ी सजा की मांग की। आरोपी साहिल राणा ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति का दुरुपयोग कर कमजोर जूनियर सैनिकों को नियमित रूप से पीटा और उनसे पैसे वसूले, जो कि सेना के कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसके अलावा अपनी गलती पर पछतावा करने के बजाय उसने झूठ बोलकर पीड़ित को धोखा दिया और पूरी सेना को भ्रम में डाला। इसलिए मैं आरोपी के लिए 10 साल की कैद की मांग करता हूं। 10 साल की कैद, यह सैन्य अदालत में मारपीट के मामले में दी जा सकने वाली लगभग सबसे कड़ी सजा थी। अदालत में धीमी धीमी आहें गूंजने लगी। साहिल को अपना अंतिम बयान देने का मौका मिला, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका और बस सिर झुकाए आंसू बहाता रहा। यह पता नहीं चल सका कि वह आंसू सच्चे पश्चाताप के थे या अपनी हालत पर अफसोस के। कुछ देर बाद न्यायाधीश ने उठकर फैसला पढ़ना शुरू किया।
उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। आरोपी साहिल राणा के अपराध प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी दोषी पाए जाते हैं। आरोपी के कार्य केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि सेना की नींव को हिला देने वाले अक्षम्य अपराध हैं। विशेष रूप से एक शक्तिशाली पिता की आड़ में यूनिट के अंदर एक राजा की तरह व्यवहार करना और कमजोर साथियों को नियमित रूप से प्रताड़ित करना अत्यंत निंदनीय है। इसलिए यह अदालत मानती है कि आरोपी को उसके अपराधों के अनुरूप कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने एक पल के लिए सांस ली और फिर फैसला सुनाया। आरोपी साहिल राणा को 7 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। ठक ठक ठक, न्यायाधीश के हथौड़े की आवाज पूरी अदालत में गूंज गई। 7 साल की कैद अभियोजक की मांग से थोड़ी कम, लेकिन फिर भी एक असाधारण रूप से कड़ी सजा थी। मिलिट्री पुलिस के जवान आए और साहिल के दोनों हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगे। वह अंतिम क्षण तक बिना कुछ कहे एक खाली चेहरे के साथ अदालत से बाहर चला गया। इसके बाद कर्नल अजय वर्मा और कैप्टन सुमित चौहान पर भी फैसला सुनाया गया। उन्हें कर्तव्य में लापरवाही और झूठी गवाही के लिए उकसाने का दोषी पाया गया और प्रत्येक को 2 साल की निलंबित सजा के साथ 1 साल की कैद और अपमानजनक बर्खास्तगी की सजा सुनाई गई। अपना पूरा जीवन सैनिक के रूप में बिताने वाले उन लोगों के लिए अपमानजनक बर्खास्तगी मौत की सजा के बराबर थी। सभी मुकदमे खत्म होने के बाद अंजलि विक्रम के सहारे अदालत से बाहर निकली। कई पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप चलती रही। अदालत के बाहर गलियारे में वह एक व्यक्ति से मिली। वह गवाह सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षा प्राप्त कर रहा सिपाही पवन शर्मा था। उसने अंजलि को देखकर सम्मानपूर्वक सलामी दी। मैम, ये सब आपकी वजह से हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। वह अपने फैसले के सही होने के विश्वास और गर्व से चमक रहा था। अंजलि ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, नहीं, ये मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत ने यह सब संभव किया है। तुम ही एक सच्चे सैनिक हो। धन्यवाद सिपाही पवन। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। पीढ़ियों से परे 2 सैनिकों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और विश्वास था। इस बीच अविनाश राणा के खिलाफ जांच अपने अंतिम चरण में थी। उसके सभी आरोप सच साबित हुए और उसे रिश्वत देने वाले कई रक्षा उद्योग के मालिक भी एक एक करके गिरफ्तार हो गए। भारत को हिलाकर रख देने वाला रसद प्रमुख घेटकांड एक भ्रष्ट सत्ता के दयनीय अंत को दर्शाते हुए धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। न्याय का दिन इस तरह सभी के लिए समान रूप से आया था। सारे तूफान के थम जाने के बाद अंजलि और विक्रम को आखिरकार शांति का समय मिला। विक्रम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया, लेकिन उसने अपनी बची हुई सैन्य सेवा पूरी करने का फैसला किया। उसने कहा कि इस घटना से उसने भागना नहीं बल्कि सामना करना सीखा है। हालांकि उसे अपनी मूल यूनिट के बजाय डिवीजन मुख्यालय में एक अलग पद पर तैनात किया गया। अंजलि ने बेटे के फैसले का सम्मान किया। उन्हें अपने बेटे को घावों से उबरकर खड़ा होता देख गर्व हो रहा था, लेकिन साथ ही उनका दिल भी दुख रहा था। शरीर पर लगे निशान समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन दिल पर लगे घाव शायद जीवन भर उसके साथ रहेंगे। एक सप्ताहांत की दोपहर अंजलि ने लंबे समय बाद अपनी वर्दी उतारी और बेटे के साथ डिवीजन के पास एक छोटी सी झील के किनारे गई। दोनों चुपचाप झील के किनारे चलते रहे। डूबते सूरज की लालिमा दोनों के चेहरों को गर्मजोशी से रोशन कर रही थी। विक्रम, अंजलि ने पहले चुप्पी तोड़ी। इस सब में बहुत मुश्किल हुई होगी, है ना? क्या तुम्हें अभी भी रात में बुरे सपने आते हैं? विक्रम एक पल के लिए रुका और दूर देखने लगा। अगर मैं कहूं कि सब ठीक है तो यह झूठ होगा। कभी कभी सपने में हवलदार साहिल राणा आता है। वह पल जब वह मुझे मार रहा था बार बार याद आता है। तब मेरी सांस रुक जाती है और मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अंजलि ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। माफ करना, इस मां को बहुत देर से पता चला। तुम्हें उस भयानक दर्द में अकेला छोड़ने के लिए मुझे सच में माफ कर देना। यह एक डिवीजन कमांडर की नहीं, बल्कि एक मां की सच्ची माफी थी। विक्रम ने सिर हिलाते हुए अपनी मां के सीने से लग गया। नहीं मां, आप मेरी सबसे बड़ी हीरो हैं। अगर आप न होती तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता। आपकी वजह से मुझे फिर से जीने की हिम्मत मिली। दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे को सांत्वना दी। उन्होंने उस प्यार और अफसोस को साझा किया जो वे एक सैनिक और बेटे, एक डिवीजन कमांडर और एक सिपाही के रूप में कभी व्यक्त नहीं कर पाए थे। विक्रम, अपने घावों को जबरदस्ती भूलने की कोशिश मत करना। घावों को भूला नहीं जाता, उन्हें साथ लेकर चला जाता है। वह निशान तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं, बल्कि उस भयानक समय को पार करने की तुम्हारी हिम्मत का पदक है। जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो उस निशान को देखना और याद रखना कि तुम इससे भी बड़े दर्द को सहने वाले एक मजबूत इंसान हो। अंजलि के शब्द बेटे के लिए एक सांत्वना थे और साथ ही खुद के लिए एक संकल्प भी। उन्हें भी इस घटना से गहरा आघात लगा था। उन्हें उस सेना के घिनौने चेहरे का सामना करना पड़ा था जिसकी उन्होंने जीवन भर सेवा की थी।
और उन्हें अपने प्यारे बेटे को मौत के मुंह तक जाते हुए देखना पड़ा था। लेकिन वह निराश नहीं हुई। वह एक ऐसी इंसान थी जो घावों से और भी मजबूत होना जानती थी। वह इस घाव को साथ लेकर अपने आगे के रास्ते पर चुपचाप चलती रहेंगी। उस दिन के बाद अंजलि ने डिवीजन के भीतर बैरक संस्कृति में सुधार के लिए काम शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि यह घटना केवल एक शैतानी सीनियर और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण नहीं हुई थी। यह एक बंद सैन्य संस्कृति, संचार की कमी और कमजोरों की आवाज को नजरअंदाज करने की गलत प्रथाओं का नतीजा था, जो एक संरचनात्मक समस्या बन गई थी। उन्होंने डिवीजन की सभी यूनिटों में शिकायत बक्सों की जगह मन की बात नामक एक गुमनाम संचार चैनल बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सैनिक किसी भी समय अपनी समस्याएं बता सकें और आने वाले हर पत्र को डिवीजन कमांडर खुद पढ़ें और उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों और सैनिकों के बीच नियमित संवाद बैठकें अनिवार्य कर दी और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता को काफी मजबूत किया। उनके प्रयासों से तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन सैनिकों के जमे हुए दिल धीरे धीरे पिघलने लगे और यूनिटों में धीरे धीरे संचार और विश्वास की संस्कृति पनपने लगी। घाव की जगह पर मरहम लगना शुरू हो गया था। यह अंजलि, विक्रम और पूरी 17वीं डिवीजन के लिए एक नई शुरुआत थी। समय बीता, सर्दी गई और यूनिट में गर्म वसंत की हवा चलने लगी। विक्रम ने अपनी बची हुई सैन्य सेवा सफलतापूर्वक पूरी की और सेवानिवृत्त हो गया। जिस दिन वह सेवानिवृत्त हुआ, जाता कार 9 टर्मा, उसने यूनिट के गेट पर अपनी मां को इंतजार करते देखा और खुशी से हंसते हुए उनकी ओर दौड़ा। मां, अब मैं एक आम नागरिक हूं। बहुत मेहनत की बेटा, तुम पर गर्व है। अंजलि ने बेटे के कंधे पर लगे रिजर्व फोर्स के निशान को गर्व से देखा। पिछले 1.5 साल में बेटा तन और मन दोनों से बड़ा हो गया था। वह अब दर्द की छाया में कैद एक कमजोर युवा नहीं था। वह एक ऐसा सक्षम भारतीय पुरुष था जो अपने घावों पर काबू पाकर अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार था। आगे क्या करोगे? कॉलेज वापस जाओगे? नहीं, मुझे कुछ और करना है। विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दृढ़ता से बोला, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता। अंजलि की आंखें फैल गईं। यह एक अप्रत्याशित जवाब था। पुलिस? क्यों? इस घटना के बाद मैंने महसूस किया कि दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं जो कमजोर लोगों को परेशान करते हैं, और उन लोगों से कमजोरों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी की जरूरत है। जैसे आपने एक सैनिक के रूप में देश की रक्षा की, मैं एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अपने पड़ोसियों की रक्षा करना चाहता हूं, ताकि मेरे जैसे किसी और को अन्याय का सामना न करना पड़े। उसकी आंखें गंभीर और दृढ़ थी। उसने अपने घाव को नफरत और बदले की भावना में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के एक मिशन में बदल दिया था। अंजलि ने गर्व महसूस किया। बहुत अच्छा विचार है। तुम जो भी फैसला करोगे, यह मां हमेशा तुम्हारा समर्थन करेगी। इस बीच अंजलि के जीवन में भी एक नया बदलाव आया। इस मामले को सुलझाने में उनकी भूमिका और बैरक संस्कृति में सुधार लाने में उनके नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें सेना के एक प्रमुख पद, सेना मुख्यालय के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। यह वास्तव में अगले पद लेफ्टिनेंट जनरल के लिए एक निश्चित कदम था। वह भारत की सेना के इतिहास में पहली महिला 3 सितारा जनरल बनने के कगार पर थी। लेकिन अब उन्हें सितारों की संख्या या पद की परवाह नहीं थी। उनका लक्ष्य और भी ऊंचा था, पूरी सेना की संस्कृति को बदलना, अविनाश राणा जैसे भ्रष्ट सैनिकों को फिर से पनपने से रोकने के लिए प्रणाली में सुधार करना और पवन शर्मा जैसे साहसी सैनिकों को उचित सम्मान मिलने वाली एक सेना बनाना। यही उनका नया मिशन था। सेना मुख्यालय जाने से पहले वह आखिरी बार अपने डिवीजन कमांडर के दफ्तर की खिड़की पर खड़ी हुई और अपनी कमांड की हुई यूनिट को देखा। यह वही नजारा था जो उन्होंने पहली बार यहां आने पर देखा था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। उन्होंने यहां अपने बेटे को लगभग खो दिया था और एक सैनिक के रूप में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ना पड़ा था। और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक सच्चे सैनिक का मार्ग क्या है, यह सीखा था। तभी किसी ने डिवीजन कमांडर के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। अंदर आने वाला व्यक्ति पवन शर्मा था। वह अब एक हवलदार के रूप में मजबूत दिख रहा था। मैम, नहीं, अब तो आप जनरल बन गई हैं। मैंने सुना कि आप जा रही हैं, बधाई हो। हवलदार पवन, तुम भी बहुत मजबूत हो गए हो। यूनिट में सब ठीक है? जी मैम, आजकल सेना में आने में मजा आता है, ये सब आपकी वजह से। पवन ने शर्माते हुए मुस्कुराया और एक छोटा सा लिफाफा आगे बढ़ाया। यह क्या है? यह हमारी कंपनी के लोगों ने मिलकर लिखा एक पत्र है। यह आपके लिए हमारा आखिरी मन की बात है। अंजलि ने लिफाफा लेकर खोला। उसके अंदर दर्जनों सैनिकों द्वारा टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे गए धन्यवाद और सम्मान के संदेश थे। मैम, हमारी आवाज सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से अब हम डरते नहीं हैं। आप जहां भी रहें, कृपया हमें मत भूलिएगा। आप हमेशा हमारी हीरो रहेंगी। अंजलि की आंखें नम हो गई। यह उनके पूरे सैन्य जीवन में मिले किसी भी पदक से ज्यादा कीमती तोहफा था। उन्होंने पत्र को ध्यान से अपने सीने से लगा लिया। धन्यवाद, मैं कभी नहीं भूलूंगी।
वह एक नए रास्ते की ओर साहसपूर्वक चल पड़ी। उनके पीछे उनके द्वारा बोए गए उम्मीद के बीज हरे भरे हो रहे थे। कई साल बीत गए। दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच का दफ्तर देर रात तक रोशन था। 30 साल का एक युवा जासूस विक्रम सिंह राठौड़ कई दिनों की निगरानी से थके हुए चेहरे के साथ कप नूडल्स खा रहा था। तभी टीवी समाचार पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। एंकर, आज संसद में रक्षा समिति की सुनवाई में भारत की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नामित जनरल अंजलि सिंह राठौड़ की नियुक्ति पर सुनवाई हुई। स्क्रीन पर मां कंधे पर 4 सितारा जनरल के रैंक के साथ दृढ़ नजरों से सांसदों के तीखे सवालों का जवाब दे रही थी। उनकी आवाज अब भी दृढ़ और शक्तिशाली थी। विक्रम नूडल्स खाते खाते टीवी स्क्रीन को देखता रहा। मां वैसी ही थी जैसी वह उन्हें याद करता था, अब भी अपने स्थान पर सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थी। सुनवाई में एक विपक्षी सांसद ने उनसे एक चुभता हुआ सवाल पूछा। जनरल अंजलि, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अतीत में आपके बेटे से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पूरी सेना में हलचल मच गई थी। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि आपने उस समय की व्यक्तिगत भावनाओं को अपनी सैन्य महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल किया। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? कैमरे के फ्लैश एक साथ चमके। सभी की नजरें उनके मुंह पर थी। उन्होंने एक पल के लिए सांस ली और फिर माइक्रोफोन पकड़कर शांति से कहा, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। हां, उस समय मैंने अपने बेटे को लगभग खो दिया था। एक मां के रूप में मैं उस दर्द को जीवन भर नहीं भूल सकती, लेकिन मैंने उस दर्द को व्यक्तिगत बदले की भावना में नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक जिम्मेदारी में बदलने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे की ओर सीधे देखा। वह नजर टीवी देख रहे उनके बेटे विक्रम की ओर थी। मेरा सिर्फ एक बेटा नहीं है। इस समय देश की रक्षा का कर्तव्य निभा रहे लाखों भारतीय सैनिक सभी मेरे बेटे और बेटियां हैं। मैं यहां इसलिए खड़ी हूं ताकि उन सभी बेटों और बेटियों का सम्मान हो, उनकी आवाज सुनी जाए और उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। एक ऐसी मजबूत सेना बनाने के लिए जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी। उनके सच्चे भाषण पर सुनवाई कक्ष में अभूतपूर्व रूप से तालियां बज उठी। विक्रम की आंखें नम हो गईं। वह अपनी सीट से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर की रात अनगिनत रोशनी से चमक रही थी। उन रोशनी के नीचे अनगिनत लोग अपना जीवन जी रहे थे और उस शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा के लिए मां सबसे ऊंचे स्थान पर और वह सबसे निचले स्थान पर एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे थे। तभी उसका फोन बजा। मां थी। बेटा, न्यूज देखी, मैं बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? यह जनरल अंजलि की नहीं, बल्कि एक सामान्य मां अंजलि की आवाज थी। विक्रम हंस पड़ा। हाँ मां, आप सबसे अच्छी लग रही थी। आप मेरी जीवन भर की हीरो हैं, जानती हूं। खाना खाया? कितना भी व्यस्त रहो, खाना मत छोड़ना। चिंता मत कीजिए, अभी नूडल्स खाए। सिर्फ नूडल्स मत खाओ। बाद में घर आ जाना, मैंने राजमा चावल बनाए हैं। ठीक है मां, बाद में मिलता हूं। फोन काटने के बाद विक्रम ने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। उसका दिल अपनी मां के दिल जैसा हो गया था, एक फौलादी दिल जो किसी भी अन्याय के सामने नहीं झुकता। मां और बेटा, वे अपने अपने स्थानों पर दुनिया की रक्षा करने वाले दो दिए बनकर अंधेरी दुनिया को चुपचाप रोशन कर रहे थे। जब तक वे थे, इस धरती पर न्याय की लौ कभी नहीं बुझेगी। लौ दुर्गा की कथा इस तरह जारी थी।